तो हम कहाँ पे थे, क्या देख रहे थे? केस टेकिंग सर। यस, वी आर लर्निंग केस टेकिंग, है ना। दिस इज द सेकंड डे ऑफ केस टेकिंग। कल हमने क्या क्या देखा था? हाउ टू स्टार्ट द केस, है ना। तो किस तरह से पेशेंट एंटर करता है, किस तरह से हमें उसे ऑब्जर्व करना है ना। वे ऑफ एंटरिंग, वे ऑफ एक्सप्रेशंस, देन द वे पेशेंट ग्रीट्स यू एंड लीव्स द क्लिनिक, है ना। पेशेंट जब एंटर करता है तो किस तरह से आपको एक्सप्रेशन देता है, क्या कहता है, कुछ कहता है, नहीं कहता है ना। परमिशन लेता है आने के लिए या नहीं लेता है, गुड डे गुड आफ्टरनून करता है, नहीं है, लाइक दिस। सो देन जब वो जाता है तो किस तरह से जाता है, ग्रीट करता है, नहीं करता है, थैंकफुल होता है, नहीं होता है, लाइक दिस। तो ये हमने देखा था। उसमें से क्या हमें मिलेगा ये भी हमने देखा था। देन उसके बाद देखा था हमने प्रिलिमिनरी डाटा। तो प्रिलिमिनरी डाटा में हमने देखा नेम, एज, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, रिलीजन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मदर टंग, like this, referred by. Then today we will see the chip complaint. So what is the meaning of chip complaints? What is the meaning of chip complaint? मेन कॉज ऑफ सिम्टम म्हणजे डिसीजचे सिम्टम्स जे आहेत मेनली जे त्यांना त्याच्यापासून त्रास होतोय ते चिप कंप्लेंट. Yes. So present symptoms. Presenting complaints. Presenting whatever the complaint. patient comes with. Yes, whatever the patient comes with. Yes. तो चिप कंप्लेंट्स हम क्यों पूछते हैं? क्यों चिप कंप्लेंट लेना जरूरी है? कारण नेक्स्ट फॉलोअपला कंप्लेंट किती कमी झाल्या आणि त्याच्यामध्ये काही इम्प्रूव्हमेंट झाली की नाही झाली माहित पडण्यासाठी. Sir, आणि chief complaint is the cause- disturbance of the patient's vital force or his disease, what is bothering him. So that's what he came to us with the presenting complaint. So that's the reason we should ask what is bothering him or what is his problem at present. यस, लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका आवाज कट गया। यस, मायाजम डायग्नोस करने के लिए। मायाजम डायग्नोस करने के लिए। तो मायाजम ओनली चिप कंप्लेंट से डायग्नोस होगा कि डिफरेंट वे से मायाजम कंफर्म होगा? डिफरेंट वेसेस, डिफरेंट वे है ना। चिप कंप्लेंट एक उसका पार्ट है, दूसरा डिजीज पैथोलॉजी, डिजीज पैथोलॉजी, मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स, है ना। तो इन सब बातों से हम मायाजम निकालते हैं। सॉरी, लेकिन मायाजम चिप कंप्लेंट्स लेना, चिप कंप्लेंट्स पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चिप कंप्लेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि which symptom is severe symptom. तो severe symptom severity must go first. फर्स्ट फॉलोअप में हम वही सिम्टम को स्ट्रेस देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो मोस्ट सीवियर था वो स्टॉप हुआ कि नहीं, और जो मोस्ट सीवियर है फिर वो पेन है, ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, लाइक दिस। तो पेन है, पेन दैट इज सोरा, बट सोरा में सीवियर क्या है तो वो सबसे पहले जाना चाहिए। जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो सबसे पहले जाना चाहिए। ब्लीडिंग है, बाकी
कंप्लेंट्स ओके ओके, बट ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग सबसे पहले स्टॉप होना चाहिए। पेन और स्वेलिंग है तो पहले स्वेलिंग जाना चाहिए, देन पेन जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें कंप्लेंट, चिप कंप्लेंट लेना जरूरी है, और चिप कंप्लेंट लिखते वक्त उसी ऑर्डर में लिखने चाहिए, जो सीवियर है वो फर्स्ट, देन अगर कोई प्रोमिनेंट मोडालिटीज है उसकी कंप्लेंट के साथ कि सीवियर पेन एग्रेवेटेड एट नाइट, दिस इज सिपिलिटी, तो ये नाइट पेन सबसे पहले जाना चाहिए। तो पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे डे में भी पेन होता है लेकिन नाइट में सबसे ज्यादा होता है, तो नाइट वाला सबसे पहले जाएगा, देन डे वाला। तो इसलिए चिप कंप्लेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो फिर चिप कंप्लेंट्स में क्या क्या पूछना जरूरी है, कौन से क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए? तो सिंस द कंप्लेंट स्टार्ट, सिंस व्हेन द कंप्लेंट स्टार्टिंग, पेन है, कंप्लेंट्स है, एलिमेंट्स है, तो वो कब से स्टार्ट हुए, तो कब से स्टार्ट हुए, ये किस लिए, तो वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है, ये समझने की। देन ऑनसेट वाज सडन और ग्रेजुअल, जो ऑनसेट था, जैसे सिम्टम स्टार्ट हुए तो एकदम सडन स्टार्ट हुए या फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुए, ग्रेजुअल। देन ड्यूरेशन ऑफ पेन, तो जैसे ऑनसेट में और क्या इंपॉर्टेंट है, सडन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रेजुअल है तो इसका मीनिंग क्या होगा? यस, कौन बताएगा? सर जसं सडन मध्ये आपण म्हणतो की एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक म्हणजे किंवा एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन्स, तर म्हणजे सडन आली ना ती. सर सडन मध्ये फास्ट ऍक्टिंग रेमेडी असं घ्यावं लागेल, जसं ॲकोनाइट, बेलाडोना, म्हणजे नो, जे सृष्टीने सांगितलं दॅट इज पॉझिटिव्ह फॅक्टर, परंतु आपण सडन आणि ग्रॅज्युअल कशासाठी विचारतो? तर सडन सिम्पटम्स स्टार्ट झाले की ग्रॅज्युअली स्टार्ट झाले, ग्रॅज्युअली असेल तर क्रॉनिक डिसीज, सडन असेल तर ऍक्यूट डिसीज, सडन असेल फास्ट इम्प्रूव्हिंग फास्ट प्रोग्रेसिंग असेल तर इथे मेडिसिन कशी पाहिजे, कोणची स्पीड लागेल, फास्ट. जे ग्रॅज्युअल आहे दॅट मीन्स स्लो मेडिसिन, स्पीड ऑफ पेशंट इज स्लो. देन सडन है that means it may be syphilitic और सोरा. ग्रेजुअल है that is psychotic. तो इस पर से हमें मायाजम भी समझ में आता है, इस पर से स्पीड समझ में आ जाएंगी पेशेंट की, इस पर से टाइप ऑफ डिजीज समझ में आएगा, एक्यूट है कि क्रॉनिक. तो इसीलिए ऑनसेट लेना जरूरी है. फिर ऑनसेट में और है कि एनुअली है ना, मंथली होता है, वीकली होता है. तो इस तरह से हर सिम्टम के डिटेल में जाना जरूरी है. देन ड्यूरेशन ऑफ पेन, पेन व्हेन स्टार्ट एंड व्हेन एंड, कब स्टार्ट होता है और कितने दिन वो रहता है. हाउ लॉन्ग पेन रिमेन्स, हाउ द पेन कम्स एंड गोज. तो पेन कम्स एंड गोज में भी बहुत से सिम्टम्स है, बहुत से टाइप्स है. पेन कम्स सडनली, गोज ग्रेजुअली, पेन कम्स ग्रेजुअली, गोज सडनली, कम्स ग्रेजुअली, गोज ग्रेजुअली, कम फास्ट, गोज फास्ट, लाइक दिस. तो इस तरह से
इस पर से भी मायाजम समझ में आ जाएगा कि कौन सा मायाजम। देन कैरेक्टर ऑफ पेन, किस टाइप का पेन है, शूटिंग है, बर्निंग है, स्टिचिंग है, नोइंग है। देन एक्सटेंशन ऑफ पेन, पेन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ शिफ्ट होता है, क्या एक्सटेंशन है क्या, लाइक दिस। थर्ड पॉइंट में सिम्टम्स के लिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम एक दो पॉइंट्स लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, डिटेल में जाते ही नहीं, क्योंकि हमें डिटेल में जाने की आदत ही नहीं। एक सिम्टम सुनो, दो सिम्टम सुनो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, राइट? यस। तो ऐसा नहीं करना है। हर केस के, हर सिम्टम के, हर केस में हर सिम्टम के डिटेल में जाना जरूरी है, क्योंकि कहां से क्या मिलेगा कुछ बोल नहीं सकते। देन साइड डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइड रॉन्ग हो जाती है तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पेशेंट लेफ्ट साइडेड है और आपने राइट साइडेड रेमेडी दी, फिनिश, वहां पे पार्शियल सिमिलिमम हो जाएगी, तो रिजल्ट भी पार्शियल सिमिलिमम आएगा। So which side first the complaint started, right or left? It was from left to right. तो साइड में भी आप देखेंगे रेपर्टरी में कि लेफ्ट साइडेड रेमेडीज है, राइट साइडेड है, बोथ साइडेड है, क्रॉस वाइज है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, अपर लेफ्ट लोअर राइट, अपर राइट लोअर लेफ्ट, लाइक दिस। तो साइड कैसे कंफर्म करना, साइड कैसे कंफर्म करना, क्योंकि पेशेंट साइड में भी कंफ्यूज होते हैं। और साइड कंफर्मेशन दैट मीन्स अ ब्रेन डोमिनेंस। जो लेफ्ट साइडेड ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो ऑलवेज राइट साइडेड होते हैं, और जो राइट साइड ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो लेफ्ट साइडेड होते हैं। तो कब तक साइड लेना जरूरी है, विच एज? किसी को कोई आइडिया है कि साइड डिटर्मिनेशन, साइड कंसिडरेशन हम कितने एज तक करते हैं इन फीमेल्स? अप टू 45 सर। अप टू मेनोपॉज। मेनोपॉज, हाँ। मेनोपॉज के बाद साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट साइड बिकम राइट एंड राइट साइड बिकम लेफ्ट। तो अप टू मेनोपॉज जो है प्रेजेंट वो लेना है। देन क्रिस क्रॉस जब तक होता नहीं तब तक उसकी वही साइड रहेगी जो साइड का प्रॉब्लम है, लेकिन क्रिस क्रॉस के बाद, पॉन्स में क्रिस क्रॉस के बाद साइड चेंज हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है साइड की। लेकिन साइड निकालना कैसे? तो फिर आप पेशेंट को कंफर्म कर सकते हैं कि आप लेफ्टी हैं, राइटी हैं, या फिर आप किसी पानी की या फिर सिंपल बॉटल दो, उसका कॉर्क खोलने को लगाओ, तो कौन से हाथ से, फर्स्ट एक्शन किस हाथ से होगी, दैट इज द साइड। या फिर आप क्लैप करने को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें साइड लेना है। Then is there any crosswise affections, for example pain or any pathology in upper extremities and lower right extremities only? Yes, upper left, lower right. ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह से अगर है तो हम वो क्रॉसवाइज रेमेडीज फाइंड आउट कर सकते हैं। Is there any crosswise affection? Yes. तो
साइड के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि राइट साइड में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, देन शिफ्टेड टू एक्सटेंडेड टू लेफ्ट साइड। ये क्या है? Direction of symptoms. यस, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स है, बट उसका कोई मीनिंग, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स है तो समझने के लिए, लेकिन ये क्यों हुआ, उसने सेंट्रल एक्सिस क्रॉस क्यों किया? सेंट्रल एक्सिस क्रॉस करना, दैट मींस इट बिकम सिफिलिटिक। अगर उसको सोरिक कंप्लेंट है देन सोरोसिफिलिटिक, साइकोटिक है साइकोसिफिलिटिक। जब सेंट्रल एक्सिस क्रॉस हो जाता है तो वहां पे मायाजन चेंज हो जाता है। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है और बिनाइन है और राइट साइड में उसकी स्टार्टिंग हुई, देन एक्सटेंडेड टू लेफ्ट साइड, दैट मींस इट बिकम्स नाउ सिफिलिटिक। तो इस तरह से साइट डिटर्मिनेशन का इम्पोर्टेंस हमारे केस टेकिंग में और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे केसेस में जहां सेंट्रल एक्सिस क्रॉस हुआ, ऐसे केसेस में आपने अगर बिनाइन है और पूरे साइकोटिक रूब्रिक्स लिए, नाउ इट बिकम मैलिग्नेंट, वहां 100% सप्रेशन होगा और वो मैलिग्नेंट बन जाएगा। Though it is psychotic after the extension right to left, but now it becomes syphilitic. So after that, modalities regarding the chip complaints. तो हर चिप कंप्लेंट के लिए हमें मोडालिटीज देखना है, कब एग्रीवेट होता है, कब वर्स होता है, कब एम्यूलरेशन है, लाइक दिस। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोडालिटीज, दैट इज द नाइट एग्रीवेशन या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्रीवेशन, जैसे कि स्पेसिफिक टाइम पे ही एग्रीवेट होता है, शार्प टाइम पे। तो यहां तक क्या समझ में आया? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो हम 1 मिनट देते हैं, आप पूछ सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी बोल सकते। यस, सर। हेलो। यस, सॉरी, हाँ बोलिए। जैसे सर आप कह रहे थे कि मेनोपॉज के बाद साइड चेंज हो जाएगी, यस, तो सर कौन सी साइड का फिर उसमें इम्पोर्टेंट देना है? जैसे कि हम राइट साइड के लिए जी, जैसे हम साइड के लिए, जैसे लेफ्ट साइड में जो पर्सन्स हम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं राइट के लिए, लेफ्ट के लिए, तो वो चेंज हो जाएंगी। राइट साइड बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड बिकम राइट। जैसे कि जो अगर उसे राइट साइडेड सिम्टम है तो हम समझते हैं कि राइट साइडेड सिम्टम्स क्यों आते हैं, राइट साइडेड डिजीज क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ सीनियर पर्सन्स। वो सीनियर पर्सन्स लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। सर हाँ, एक विचारायचं होतं, जे मुलं असतात ना छोटे छोटे, तर त्यांच्या आई ज्या आहेत त्यांना लेफ्ट हाताने, म्हणजे ते लेफ्टी असतात, ते हाताने
त्यांना सांगतात की बाबा हातांनी लेफ्ट न खाऊ राईटनीच खा असं नेहमी सांगतात. हे आणि तो कन्फर्म लेफ्टी करायचं आहे असेल. आपल्याला, हे कन्फर्म करायचं आहे की जे लेफ्टी असतात, हा. जे लेफ्टी असतात ते फोर्सफुली राईटी झालेले आहेत का, हा. हे कन्फर्म करावं लागेल. जर ते राईटी झालेले असतील तर आपल्याला साईड लेफ्टच घ्यावं लागेल, राईट नाही. पण मग ते सर आयडेंटिफाय कसं करायचं? विचारून येस. हा, ठीक आहे. थँक्यू सर. ओके, तो आगे चले. यस, मोडालिटीज के लिए और किसी को कुछ कहना है? मोडालिटीज में और हम क्या देख सकते हैं, क्या देखना चाहिए? क्योंकि जो शार्प मोडालिटीज होती है, फीवर कम्स अल्टरनेट डे, fever comes alternate day at sharp time, specific time. This is stability. At random कभी भी आता है, it is soda. बट शार्प उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, पेन उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, इट इज सिपिलिटी. Then any investigation done for chip complaints, any investigation done for chip complaint. So already patient provide us various types of investigations. पूरा बंच ही लेके आता है, बस्ता ही लेके आता है ना. तो हमें खाली देखना है कि उसने इन्वेस्टिगेशंस की है क्या नहीं, या फिर जो नहीं किए वो आप करवा सकते हैं. पेशेंट ऑलरेडी प्रोवाइड अस डायग्नोसिस, और उस डायग्नोसिस पर से हमें मार्जिन निकालना है, उस चिप कंप्लेंट के ऊपर से हमें मार्जिन निकालना है, उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर से हमें मार्जिन निकालना है. Then in many cases, after nothing, the chip complaint, the physician can come to know about the speed of patient and remedy. Therefore, in many cases, after nothing, the chip complaint, sorry, nothing not, noting the chip complaint, the physician can come to know about the speed of patient and remedy. तो हमने वो सडन ग्रेजुअल पर से समझ लिया था कि इस पेशेंट का स्पीड किस टाइप का है. तो जिस टाइप का पेशेंट का स्पीड है उसी टाइप में उसके सिम्टम जाएंगे. अगर सिम्टम फास्ट आए, पेशेंट की स्पीड फास्ट है तो सिम्टम फास्ट जाएंगे. लेकिन पेशेंट की स्पीड स्लो है, डिजीज भी स्लोली आए तो डिजीज भी स्लोली जाएगा, है ना. क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि हम कब ठीक होंगे, कब अच्छा लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी, लाइक दिस. तो ये क्वेश्चंस हमें परेशान कर देते क्योंकि हर बार पेशेंट आएगा ये पूछेगा यार. तो आप इस पूरे केस पर से आप बता सकते हैं, एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं कि भाई इतने महीने आपको लेनी पड़ेगी, इतना महीना आपकी ट्रीटमेंट चलेगी, लाइक दिस. या फिर एक सिंपल आंसर हमेशा ध्यान में रखिए, रट के रखिए कि जब तक आपकी स्किन पे इरप्शंस नहीं आएंगे, खुजली नहीं आएंगी, तब तक आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. ना इसमें आपने टाइम प्रिडिक्ट किया, ना आपने उसको एग्जैक्टली कुछ बताया. तो पेशेंट भी शांति से वो इरप्शन की राह देखेगा, है ना. वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा ये क्वेश्चन पूछ. इसीलिए बेटर वे होम्योपैथिकली आंसर दो कि आपको जब तक इरप्शन नहीं आएंगे तब तक आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है. ओके,
सो इन चिप कंप्लेंट पर से हम प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं। और कंफर्म डायग्नोसिस पूरे इन्वेस्टिगेशन से हो जाएगा। इसलिए हर पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन, भले ही आप पूरे मत लिखो, जो जितने हैं उतने मत लिखो, लेकिन जो एबनॉर्मल है उतना एटलीस्ट आपको आपके रिकॉर्ड में लिखना जरूरी है। या फिर आप फोटो लेके, वीडियोस लेके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पेशेंट हमेशा बोलेगा, पूछेगा आपको कि क्या फर्क पड़ा, है ना। और कोई पेशेंट मानते नहीं है कि हमें कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं, वो कभी बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि कभी बोलेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये था अभी ये कम हो गया, नहीं। इसीलिए आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो आप उसे एग्जैक्टली कंपेयर करके बोल सकते कि पहले आपका ये था, अभी ये है, राइट। तो इन्वेस्टिगेशंस राइट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड आपके पास पूरा होना चाहिए, पेशेंट के सिम्टम्स पूरे डिटेल में होने चाहिए, और फॉलो भी आपने डिटेल में लिखना चाहिए। यस, so probable diagnosis, history to rule out other diseases. Yes, तो ये हो गया चिप कंप्लेंट्स। देन चिप कंप्लेंट्स के बाद आता है एसेसरी कंप्लेंट्स। तो एसेसरी कंप्लेंट्स क्या होते हैं? रिलेटेड टू चिप कंप्लेंट्स, है ना। तो चिप कंप्लेंट्स जो मेन होते हैं, चिप होते हैं, उसके बाद आप उससे रिलेटेड और कोई कंप्लेंट्स है तो आप उसमें लिख सकते हैं एसेसरी कंप्लेंट्स में। तो वो भी डिटेल में होने चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट के एसेसरी कंप्लेंट्स चले गए और चिप कंप्लेंट एज इट इज है, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, वहां पे कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है। इट मे बी सप्रेशन और पैलिएशन। इसलिए एसेसरी कंप्लेंट्स भी आपकी डिटेल में होनी चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि एसेसरी कंप्लेंट्स क्या थे और चिप कंप्लेंट्स क्या थे। तो फॉलोअप में दोनों भी चीजें देखना इंपॉर्टेंट है कि चिप कंप्लेंट्स में अगर उनको रिलीफ है तो एसेसरी कंप्लेंट्स थोड़े से बढ़ने चाहिए। माइल्ड एग्रेवेशन अगर तब नहीं है तो आप पूछ सकते कि इनमें कुछ कंप्लेंट्स बढ़े थे क्या, एज इट इज है लाइक दिस, या फिर एज इट इज है तो आप बाद में बोल सकते कि ये थोड़े से बढ़ सकते हैं, बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो चिप कंप्लेंट और एसेसरी कंप्लेंट्स कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा? जैसे कि पेशेंट सीवियर एब्डोमिनल कोलिक लेके आया विथ ग्रीनिश म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ पेशेंट ये भी बोलता है कि जब से ये स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मुझे बलगम भी आता है, स्पूटम, डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट। तब आप उसे बोल सकते हैं कि आपका एब्डोमिनल पेन जाने के बाद थोड़ा कफ बढ़ेगा, हो सकता है आपको कोराइजा भी स्टार्ट हो, राइनाइटिस भी स्टार्ट, है ना। तो ये जब आप पेशेंट को प्रिडिक्ट करेंगे तो पेशेंट उस चीज के लिए अवेयर हो जाएगा, तो वो कुछ लेगा नहीं, क्योंकि हमें पेशेंट को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई if he takes any type of medicine, any medicine, allopathic, ayurvedic, कुछ भी, या फिर other homeopathic medicines also, then it will spoil the case। जो हमने इतनी मेहनत ली, जो हमने इतना उसे परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल निकाल के दिया, उसके बाद उसने गड़बड़ कर दिया तो केस पूरे स्पॉइल हो गए। तो इसीलिए प्रिडिक्शन होता है। तो प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। हर पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा कि ये होगा, ये आएगा, ये जाएगा, लाइक दिस।
तो एसेसरी कंप्लेंट्स भी कभी कभी चिप कंप्लेंट के बाद बढ़ जाती है। राइट, या फिर आप जैसे कि एब्डोमिनल कोलिक है, एग्रीवेटेड एट नाइट, डे में माइल्ड होता है, राइट, नाइट में एग्रीवेट होता है, तो ये मोडेलिटीज हो गई, ये उसके एसेसरी कंप्लेंट भी हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं कि नाइट का जाके डे में थोड़ा सा आएगा, एसेसरी कंप्लेंट्स माइल्ड will be aggravate and then it will become normal। तो इस तरह से हमें पेशेंट को अवेयर कर देना है, प्रिडिक्ट करना है। तो ये होगा एसेसरी कंप्लेंट्स। देन पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री में जब हम पास हिस्ट्री पूछते तो आपको एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट में आपको लिखना है डिजीज, पीरियड, मंथ, ईयर, एज, देन कंप्लेंट्स, देन माइलस्टोन। तो इस तरह से चार्ट बना के आप उसमें स्टार्टिंग कैसे हुई, सिंस चाइल्डहुड आप उसमें लिखना शुरू कीजिए पास हिस्ट्री में कि ये एज में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लाइक दिस। उसमें लेयर भी ऐड कर सकते कि कौन से लेयर का प्रॉब्लम था। तो आपको लिखते वक्त, दैट इज द जर्नी ऑफ डिजीज, लिखते वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि विच डिजीज वाज मेजर एंड विच डिजीज वाज माइनर। तो उसी को हमें रिवर्स करना है। जब ये चार्ट बन जाएगा तो दैट इज द जर्नी ऑफ डिजीज, और इसी जर्नी को हमें रिवर्स करना है और वो हमारा फॉलो होगा, दैट इज इट विल गिव अस द कंप्लीट क्योर। तो पास्ट हिस्ट्री में मेजर इलनेसेस व्हिच पेशेंट हैव सफर्ड इन द पास्ट। In this, try to elicit any major illness wherein patient was not well after suffering from it। Yes, तो ऐसा कुछ हुआ था कि जैसे कि अभी हमारे लिए कोरोना मेजर हो गया है, कोरोना के बाद बहुत से पेशेंट रिकरेंटली कुछ ना कुछ सिम्टम्स लेके आते हैं, रिकरेंट कोई डिजीज लेके आते हैं या फिर उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज दिख रहा है क्या? यस, आता नाही येत. परत येतोय. परत आलाय. स्क्रीन शेअर करू. For example, never well since the last attack of typhoid, malaria, diarrhea, चिकनगुनिया, like this। तो उसके बाद जब ये आया उसके बाद जॉइंट पेन्स गए ही। चिकनगुनिया के बहुत से पेशेंट अभी भी कंप्लेंट करते हैं कि जब चिकनगुनिया हुआ था उसके बाद जॉइंट पेन्स गए ही नहीं। टाइफाइड हुआ था, जब से वीकनेस आया तो वीकनेस गया ही नहीं। कोरोना हुआ था, कोरोना में जो न्यूमोनिया होता, खांसी हुई थी, उसके बाद खांसी कंटिन्यू है। तो इस टाइप का कोई सिम्टम है क्या? सो नेवर वेल सिंस द लास्ट अटैक ऑफ टाइफाइड। एनी लेजर थेरेपी डन फॉर कैल्कुला or as a corrective surgery for the eye, physical trauma, etc. तो ये है पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री हमें सिंस चाइल्डहुड पूछना है, सिंस बर्थ भी आप पूछ सकते हैं अगर पेशेंट की मदर साथ में है। हमें उसकी जर्नी, पास हिस्ट्री से जर्नी पता चलेगी। जर्नी पे से हमें पता चलेगा कि किस तरह से मायाजम चेंज हुए,
कौन सा मायाजन को कितना टाइम लगा, किस टाइप के डिजीज आए, कैसे कैसे लेयर चेंज होते गए। तो ये सेपरेशन है या फिर डायरेक्ट पेशेंट को थर्ड लेयर के सिम्टम स्टार्ट हुए, फोर्थ लेयर के सिम्टम स्टार्ट हुए, लाइक दिस। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको एट द एज ऑफ 60 के एज में स्किन पे इरप्शंस आते हैं, एक्जिमा होता है, डर्मेटाइटिस होता है। मतलब देखो 60 के एज में उनका लैटेंट सोरा बर्स्ट हो रहा है। और वो पेशेंट बोलते हैं कि अभी तक हमें कभी कुछ नहीं हुआ, कभी एडमिट नहीं करना पड़ा, कभी कोई दवा नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं, और अब ये स्किन इरप्शंस आ गए। और वो अगर स्किन इरप्शन सप्रेस हुए, then the series of diseases will start, and that series मतलब वहां पे साइकोटिक आएगा नहीं, that is सोरोसिपिलिटिक, पट से वो टर्न हो जाएगा सिफिलिस में। yes. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है पास हिस्ट्री। Also try to see after which emotions does the patient have fallen ill most of the time। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम पास हिस्ट्री क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें हर जितने भी उसे पास हिस्ट्री में डिजीजेस हुए, हर डिजीज में हमें उसका पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है। और पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसकी रिएक्शन देखना है, डिस्पोजिशन देखना है कि जब ये हुआ था, ये पॉजिटिव फैक्टर था, उस पॉजिटिव फैक्टर में उसकी रिएक्शन क्या थी, उस वक्त उसकी डिस्पोजिशन क्या थी, उस वक्त उसकी इमोशंस क्या थी। तो बार बार अगर कोई इमोशंस आ रहा है, बार बार एक ही रिएक्शन आ रही, बार बार एक ही डिस्पोजिशन आ रही, दैट मीन्स दैट सिम्टम्स इज थ्रू एंड थ्रू जेनेटिक ट्रेट्स, और वो होते हैं ओरिजिनल। यस, तो इस तरह से हमें पास हिस्ट्री लेना है। और पास हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि क्यों पास हिस्ट्री इतनी जरूरी होती है। हर डिजीज, उसके पास हिस्ट्री में जितने भी डिजीज हुए, हर डिजीज का आप पॉजिटिव फैक्टर निकालो फर्स्ट। क्या इवेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम आया था। डिजीज है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट भी समझ में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट है तो किससे रिलेटेड है वो भी समझ में आएगा। और ये समझ में आने के बाद आप हर उसके डिजीज के इसमें देख सकते हैं कि हर बार क्या हुआ, like this. So also try to see after which emotion does the patient have fallen ill most of the time. फिर आप ये पता होने के बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, तो ये पता होने के बाद आप उसे बोल सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर और डिजीजेस से बचना है तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवॉइड कीजिए या फिर इससे बच के रहिए। ये इमोशन से, ये रिएक्शन से, आपका जो भी इमोशन है उससे आप बच के रहिए। हर इवेंट में उसके एंगर आ रहा है तो आप उसको बोल सकते कि आपको सबसे पहले गुस्सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीरीज ऐसी ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि we are doctors, we are not treating only the diseases, the man, आपको उसका लाइफ भी चेंज करना है। Then you will become a best physician. Okay, so try to find out the journey of disease in chronological order, है ना। तो मैंने बोला है कि आप उसमें उसके लेयर भी लिख सकते हैं। तो आप देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है कि पहले फर्स्ट लेयर में क्या हुआ, सेकंड लेयर में क्या हुआ, थर्ड लेयर में क्या हुआ, फोर्थ लेयर में क्या हुआ, लाइक दिस। फिर एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, किस तरह से वो 7th लेयर तक पहुंचा, लाइक दिस।
ascending nature of the disease layer wise, क्योंकि हमें ये ascending टाइप में अगर हमने पूरा चार्ट बना लिया तो हमारे लिए वो एक पाथ तैयार हो जाएगा कि हमें अब किस रास्ते से जाना है, क्योंकि जिस रास्ते से डिजीज आए उसी रास्ते से हमें रिटर्न होना है। तो हर बार आप प्रिडिक्ट कर सकते कि अभी ये गया, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। It will give us the prestige. Prestige as you are a very knowledgeable doctor, है ना? पेशेंट हर किसी को बोलेगा कि डॉक्टर जो बोलते हैं ना वही होता है। उन्होंने हमें बताया था कि ये होगा, वो सही में वो आ गया। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट करते रहो, प्रिडिक्ट करके देखो तो देखो आपके पेशेंट कैसे बढ़ते हैं। तो ये जर्नी ऑफ डिजीज इस तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेशेंट के लिए नहीं, ये हमारे लिए होता है। जर्नी ऑफ डिजीज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें वे दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा किस तरह से क्यूर करना है। क्योंकि ये ट्रेस करता है द प्रोग्रेस ऑफ सोरा टू साइकोसिस टू सिफिलिस, देन सिफिलिस टू साइकोसिस टू सोरा। तो ये है पास्ट हिस्ट्री। इस पर से क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादातर पास्ट हिस्ट्री लेते समय एक आध चीज बताता है पेशेंट, फिर कहता है याद नहीं है। क्या यस, करना चाहिए इसे, कैसे सवाल करना चाहिए इसमें? तो हमें हिस्ट्री लेना है उसकी, है ना? पेशेंट की हिस्ट्री हमें लिखना है, तो वो कैसे बताएगा वो हमें देखना है, उससे कैसे निकालना वो हमें देखना है। फिर वो कैसे निकालना है, ये कैसे बताएगा, ये आइडिया आप म्यूट कर दो। ये कैसे निकालना ये हमें देखना है, ये हमारे ऊपर होता है। फिर आप जब उसको स्टार्टिंग से लेके जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बराबर उसे धीरे धीरे याद आएगा। आप एकदम से बहुत सारा पूछ लेंगे, वो कुछ भी नहीं बताएगा। तो धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि देखो याद करो, बचपने में आपको कुछ हुआ था क्या, आपके पेरेंट्स बोलते थे क्या इसे बार बार बचपने में ये होता था, या फिर आपको कुछ याद है क्या कि बचपने में आपको किस चीज के लिए बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती थी, क्या होता था, बॉडी पे कोई निशानी है क्या, देखो कहीं आप बार बार गिरते थे, मार लगता था, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, दवाखाने में जाना पड़ता था, लाइक दिस। तो आपको उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, बताने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। ओके, देन सर अगर वो पास्ट इवेंट में सब लेते हैं हम लोग, तो तभी का इमोशंस रिपोर्टाइजेशन के लिए करना है क्या, उसका रिएक्शन में कंसिडरेशन? नो, हम ये इमोशंस किस लिए ले रहे हैं? थ्रो एंड थ्रो देखने के लिए, उसकी जेनेटिक ट्रेट्स देखने के लिए, ओनली वो कंफर्मेशन के लिए होता है। क्योंकि उस वक्त का इमोशन अभी हमारे कोई काम का नहीं। उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि वो तो डिजीज निकल गया, इसलिए वो अभी काम का नहीं, लेकिन वो वही है क्या जो अभी भी आ रहा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो वही होना चाहिए।
most of the times. Yes. और सर yes, सीजनल कंप्लेंट्स और सीजनल एग्रीवेशन सिफिलिटिक रहेगा क्या? जैसे कोई पेशेंट को स्किन कंप्लेंट्स ओनली समर में रहते हैं और समर चले गया है तो खुद से ठीक हो जाते हैं, तो उसका माइजम सोरा सिफिलिटिक रहेगा? सोरा वो ऑटोमेटिक जा रहे हैं, सोरा ऑटोमेटिक आ रहे हैं, सोरा है ना? ओके सर। that is his sensitivity increase in summer, and after that in winter it will subside automatically is sora, है ना? आ रहा जा रहा, that is the zigzag is sora. ओके सर। कांस्टेंट रह रहा है, that is psychotic. और नेवर वेल सिंस कंसीडर करना है? अगर कोई पेशेंट डायरेक्टली बोलते हैं कि नेवर वेल सिंस, एंड शुड वी टेक दैट आल्सो इन अपना वर्कअप में? यस, नेवर वेल सिंस आपको कंसीडर करना है, जैसे कि नेवर वेल सिंस द he was suffered from malaria typhoid. Yes. And during the treatment days, सब जो past events, past emotions, that should come on the मतलब layer wise, they should come out as a process. कैसा क्या है, मतलब कैसा क्या है? वो टेम्पररी सुपरफिशियली आएंगे और चले जाएंगे. ओके, फाइन. जैसे कि उसे डायबिटीज था, थायराइड प्रॉब्लम था, और अभी वो सेवंथ लेयर में है, तो सेवंथ लेयर जाने के बाद उसको टेम्पररी कुछ पीरियड के लिए शुगर बढ़ेगी, देन ऑटोमेटिकली वो चले जाएगी. ओके. नाउ द फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री में आस्क अबाउट हेरिडेटरी इलनेसेस इन द फैमिली. तो आपको हेरिडेटरी इलनेसेस पूछना है, फैमिली में कुछ हुआ था क्या, किसी को ग्रैंड मदर, ग्रैंड मैटरनल, पेरेंटल, दोनों तरफ की. उसके बाद अगर हेरिडेटरी नहीं है कुछ, तो आपको फादर मदर की हिस्ट्री लेना है, उनके बारे में पूछना है कि उनको क्या क्या हुआ था, देन वो कितने भाई बहन है, सिस्टर्स कितने, ब्रदर्स कितने, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, लाइक दिस. तो ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इनके फैमिली में कौन सा माइजम डोमिनेंट है, कौन से माइजम के कैरेक्टर्स इनमें आए हैं, कौन सी जीन्स वो माइजम लेके आया है. अगर वो उनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक थे और स्टिल ही इज इन सोरा और साइकोटिक डिजीज, साइकोटिक माइजम, अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिटिक डोमिनेंट मिल रहा है और ये साइकोटिक में ही है, तो समझ लो कि आपने थोड़ी सी भी गलती की तो ये फट से सिफिलिटिक में चले जाएगा. तो ये हमारे लिए होता है, हमारे लिए इसलिए होता है कि हमें वहां पे प्रिकॉशन लेनी होती है कि कहीं हम कुछ हमारे से गलती ना हो जाए, रॉन्ग ना हो जाए. तो वो रॉन्ग अवॉइड करने के लिए आपको फैमिली हिस्ट्री लेना है. फैमिली हिस्ट्री से आपको मोस्टली माइजम कंसीडर करना है. यस. ओके. और सर अभी मेरे पास एक दो पेशेंट है जिसमें कि अभी अभी अराउंड 11 years 6 to 7 years बॉय है, इज हैविंग हैबिट ऑफ थंब सकिंग स्टिल. दोनों थंब सक करता है. एंड सेकंड थिंग इज ही बेड वेटिंग भी करता है अभी भी. तो उसका मदर सेड कि हिज फादर आल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम टिल द एज ऑफ 10, 11 और समथिंग. और उसका आत्तो का भी प्रॉब्लम था कि शी इज टू डू बेड वेटिंग, उसको बेड वेटिंग टिल द एज ऑफ 10, 11. तभी ही हैज कम टिल एज द एज ऑफ 7. तो अभी इस केस में उसका हम लोग ये सब अभी बेड वेटिंग है, थंब सकिंग का हैबिट्स शुड वो जाएगा क्या कि इट विल रिमेन टिल 11? उसका डैडी को जितना साल रहा उतना साल इसको रहेगा? नो,
100% जाएगा। वो जीन्स लेके आया फादर के, वो राइट लेकिन वो जीन्स हम ट्रीट करेंगे। फादर का गया नहीं मतलब फादर ने उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, राइट, या फिर लिया भी होगा तो राइट ट्रीटमेंट नहीं मिली। लेकिन ये 100% ट्रीटमेंट से जाएगा, क्योंकि हमें उस पर से इतना ही पता चलेगा कि ये जीन्स फादर के हैं और इसे हमें ट्रीटमेंट लाए, और ये 100% जाएगा, राइट। बिकॉज हाँ, और बहुत सारे पेशेंट्स में वी आर सीइंग देयर आर क्रॉनिक जीआईटी, क्रॉनिक एसिडिटी प्रॉब्लम मदर में फादर में भी रहता है, बच्चों में भी आया। इवन हार्ट डिसीजेस मदर में फादर में, अभी बच्चों में भी चल रहा है। रोमेटिक तो जॉइंट पे मोस्टली ये लोग को कैसे अभी प्रोसेस अपन एक करना है? बात हाँ, यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो इस पर से हमें समझ में क्या आएगा? हम पास हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में ये पूछ रहे हैं, लेकिन समझ में क्या आएगा कि ये जीन्स तो पेरेंट्स से लेके आया है, फादर से वो जीन्स लेके आया है, राइट, लेकिन ये सिम्टम फादर का है जो इसमें कैरी ऑन हुआ। लेकिन इसके पीछे क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए? जैसे मैंने ट्रीटमेंट का तो बोला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि नॉक्टर्नल न्यूरेसिस, बेड वेटिंग, ये क्यों होता है? मतलब वो जीन्स तो लेके आए, लेकिन जीन्स में साथ में क्या लेके आए? सिम्टम ही नहीं, तो उसके साथ वो नहीं, इट इज नॉट अ सिफिलिटिक सिम्टम, नो, ये है सोरिक सिम्टम, and that is due to timidity. Father is also timid and the child is also timid. देखो जेनेटिक ट्रेट कैसा मिल रहा है। अच्छा, it is related that way, timidity and this. Okay. Yes, yes. और एक बात, दूसरा आपने सेकंड क्या पूछा था? थंब सकिंग उसका हैबिट था। नहीं, और एक पूछा था कुछ तो। और एक जो एसिडिटी, जीआरडी, यस, मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम। हाँ, तो एंड हार्ट डिसीज पेरेंट्स को भी था और इसे भी है, पेरेंट्स को भी था और इसे भी है। इसका मतलब क्या? पेरेंट्स की जीन्स आए, राइट, लेकिन वो जीन्स क्या लेके आए पेरेंट्स से? कौन से जेनेटिक ट्रेट लाए है? डिजीज तो सेम लाए, लेकिन जेनेटिक ट्रेट कौन से लाए? तो इट इज ड्यू टू एंजाइटी, एंगर, एंजाइटी एंड एंगर ऑन हिमसेल्फ, ऑन फैमिली मेंबर्स। तो ये जेनेटिक ट्रेट हमें उसमें से मिलेगी। So while treating the patient also we have to take that only. Yes. तो आप वो आप उसको कंफर्म कर लो कि इसका नेचर इस तरह का है क्या, इससे बहुत एंजाइटी होती है क्या, इससे बहुत गुस्सा आता है क्या खुद पे या फिर फैमिली मेंबर्स पे, और ऐसा ही नेचर इसके फादर का था क्या, मदर का था क्या? तो वो है, तो वो उसका जेनेटिक ट्रेट होगा और वो आप उसे ले सकते हैं रेपर्टराइजेशन। यस, समझ में आया? यस, या। और किसी को कुछ पूछना है? और से सर्जरी कैलकुलाई, गॉल ब्लैडर कैलकुलाई रहते हैं, यू नो, लाइक इसका कैसे रिलेशन रहता है मतलब पेशेंट के साथ? कोई लोग यू नो दे कैरी फॉर इयर्स गॉल स्टोन्स, कभी सिम्टोमेटिक हो जाते हैं या तो दो, एंड इवन वी हैव पुट इन लेजर थेरेपी वगैरह। उसका मतलब हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट द पेशेंट व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट? जब तक वो है तब तक उनमें इनसिक्योरिटी, फियर कायम है, और वो इनसिक्योरिटी, फियर है, इसीलिए उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। फिर उन्होंने कितनी भी लेजर ट्रीटमेंट करने दो, ऑपरेशंस करने दो, कितनी भी बार निकालने दो, वो वापस होंगे, क्योंकि एलोपैथी ऑलवेज ट्रीट द प्रोडक्ट, नॉट द डिजीज और कॉज। यहाँ पे कॉज मैटर करता है। जब तक वो कॉज नहीं जाएगा तब तक वो प्रोसेस बंद नहीं होगी, प्रोसेस बंद नहीं होगी तो फैक्ट्री बंद नहीं होगी, है ना? तो एलोपैथी ट्रीट ऑन प्रोडक्ट, वी ट्रीट ऑन फैक्ट्री, है ना? हम वो फैक्ट्री बंद कर देते जब पॉजिटिव फैक्टर निकाल डालते, क्योंकि वी ट्रीट द पॉजिटिव फैक्टर,
उसके हम इनसिक्योरिटी फियर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली फैक्ट्री विल क्लोज. राइट? अंडरस्टैंड? सो गए? Yes, sir. Understood. सो ओके, आज के लिए इतना काफी. आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं कि ओनली प्रवचन के जैसे सुन रहे हैं? यस, नोट्स बना रहे हैं. ओके, चलो थैंक यू. तो कल हम इसके आगे लेंगे. यस, सो थैंक यू वेरी मच. चैट में एक मैसेज है सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नोट्स बना. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. या थैंक यू थैंक यू सर. सर. थैंक यू sir. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय 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 बाय. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू.